हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स प्रैक्टिस। तो आज हम लोग करेंगे पॉलिटी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस। टॉपिक वही होंगे जो हमने आपको स्टडी प्लान के पहले वीक के लिए दिया था, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से लेके सिटीजनशिप तक। तो आपको यह करना है कि हर एक क्वेश्चन के आते ही आप उसको पॉज करके एक पेज पे खुद से आंसर लिखें एंड देन प्ले द वीडियो। और अगर सही हुआ तो गिव 1 पॉइंट और गलत हुआ तो 0। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एंड एट द एंड ऑफ 50th क्वेश्चन राइट योर स्कोर इन कमेंट सेक्शन। इस प्रोसेस में अगर आप खुद से ऑनेस्टी दिखाएंगे तो बिलीव मी, आपको ही सबसे ज्यादा फायदा होगा। तो चलिए लेट्स प्रैक्टिस। देखते हैं पहला क्वेश्चन। लाइक इंडिया, मेनी अदर कंट्रीज हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो व्हाट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? तो चलिए मैं आपको बताता हूं। कॉन्स्टिट्यूशन के मेनली 4 मेन फंक्शन होते हैं। पहला कि वो एक बेसिक रूल सेट करते हैं सिटीजन्स के लिए कि वो आपस में किस तरह कोऑर्डिनेट करेंगे। दूसरा, दे स्पेसिफाई हु हैज द पावर टू मेक डिसीजन। कौन वो डिसीजन लेगा, उसके पावर किसको देंगे, वो कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करता है। थर्ड, वो गवर्नमेंट पे लिमिट सेट करते हैं कि वो क्या क्या चीज सिटीजन पे इंपोज कर सके। एंड फोर्थ इज टू फुलफिल द एस्पिरेशन ऑफ अ सोसाइटी। ठीक है, तो हियर द आंसर विल बी बी। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। चूज द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया। पहला, members of constituent assembly were directly elected by member of provincial legislative assemblies. Second, representation was not provided to the princely state of India. Third, the seats in each province were distributed among the 3 main communities, Muslims, Sikhs and general, in proportion to their respective population. तो पहला मैं आपको बता दूं कि कोई भी डायरेक्टली इलेक्शन नहीं हुआ था, तो ऑप्शन 1 विल बी रॉन्ग। सेकेंड जो है स्टेटमेंट, रिप्रेजेंटेशन वॉज नॉट प्रोवाइडेड इन द प्रिंसली स्टेट, ये गलत है क्योंकि प्रिंसली स्टेट और प्रोविंसेस इन दोनों को रिप्रेजेंटेशन इक्वली मिला था। ठीक है, तो ये 2 भी गलत हो जाएगा एंड द 3 इज करेक्ट। सो आंसर विल बी 3 ओनली। चलिए चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया फॉलोड द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज? आपको पता है that the right to give vote without any discrimination of caste, colors, race, gender or occupation, that is only universal adult suffrage. The answer will be A. Next question पे चलते हैं। Which of the following countries do not have a written constitution? New Zealand, Northern Ireland, Israel, United Kingdom. तो अगर आपने वो नोट्स अच्छे से पढ़े होंगे तो आप बता सकते हैं कि इन चारों डेमोक्रेटिक कंट्रीज के रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। तो आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द समरी ऑफ द प्रिंसिपल्स on which the nationalist movement was based was brought to the constituent assembly through the objective resolution. तो क्वेश्चन है द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इन द असेंबली वाज मूव्ड बाय। तो आपको पता है इसका आंसर जवाहरलाल नेहरू। ओके, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनालिटीज वर नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। तो ये हम लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना ये 2 इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया के पार्ट नहीं थे। तो आंसर विल बी ए, महात्मा गांधी। Next, which of the following provinces in Indian Constitution were adopted from Eries Constitution? ठीक है, आंसर विल बी DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ओके, क्योंकि हम लोगों को पता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इरीज कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए थे। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिए गए थे? प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रैटर्निटी। यूएस से क्या लिए गए थे? फंडामेंटल राइट्स। ब्रिटिश से क्या लिए गए थे? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये हमने नोट्स में बहुत ही अच्छे से क्लियर करके ट्रिक के साथ बताया है। अगर आपने नोट्स नहीं लिया है देन ईमेल अस, वी विल प्रोवाइड यू द फर्स्ट वीक नोट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द फंडामेंटल राइट्स प्रेजेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? स्टेटमेंट 1, दे प्रिवेंट द गवर्नमेंट टू इनरोच ओवर द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल। सेकंड, दे प्रिवेंट द सिटीजन्स टू इनरोच ओवर द राइट्स ऑफ गवर्नमेंट। आंसर क्या होगा? ध्यान से पढ़िए। They prevent the government to encroach over the rights of individual. Answer will be 1. सेकंड नहीं है क्योंकि फंडामेंटल राइट्स सिटीजन्स को नहीं देता है कि वो गवर्नमेंट के राइट्स को इनरोच कर सके। ये गवर्नमेंट को देता है कि वो इंडिविजुअल के राइट्स पे इनरोच करे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेड द डिमांड फॉर फंडामेंटल राइट्स फॉर द फर्स्ट टाइम? तो आपको पता है कि नेहरू रिपोर्ट जो 1928 में आई थी, उन्होंने पहली बार डिमांड किया था फंडामेंटल राइट्स के लिए। तो आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट डिफरेंसेस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड अदर राइट्स अवेलेबल टू अस? पहला, while ordinary legal rights are protected and enforced by ordinary law, fundamental rights are protected and guaranteed by the constitution. बिल्कुल सही है। सेकंड देखते हैं, ordinary rights may be changed by the legislature by ordinary process of law making,
बट अ फंडामेंटल राइट्स में ओनली बी चेंज्ड बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी सही है, तो आंसर विल बी बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the fundamental rights under right to equality provide constitutional provision for reservation for depressed classes? तो अगर आपने फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल्स अच्छे से पढ़े होंगे तो आप बता सकते हैं कि इसका आंसर है आर्टिकल 16। ठीक है, क्योंकि आर्टिकल 16 बताता है द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लिसिटली क्लैरिफाइज दैट अ पॉलिसी लाइक रिजर्वेशन विल नॉट बी सीन एज अ वायोलेशन ऑफ राइट टू इक्वलिटी। ये आर्टिकल 16 के 4th पार्ट में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, which of the following rights have been provided by the constitution to ensure fair trials in court? पहला, no person shall be punished for the same offense more than once, सही है। no law shall declare any action as illegal from a backdate, ये भी सही है। no person shall be asked to give evidence against himself or herself, खुद को ही आप नहीं बोल सकते हैं कि आप खुद ही एविडेंस दीजिए कि आप कहां गलत थे, तो आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, which of the following statements are correct regarding Indian law? An accused is not considered guilty till the court has found he is guilty. Second, an accused is considered guilty till he proves in the court that he is not guilty. An accused can be indefinitely kept for interrogation by police without presented before a magistrate or none of the above. The answer will be 1. जब तक कोर्ट उसे ना बोल दे कि he is guilty, आप नहीं बोल सकेंगे कि हाँ ये guilty है। Okay? Next question. Which of the following fundamental rights have made selling and buying of human being unconstitutional? तो आपको पता है द प्रोविजन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर, वही आर्टिकल था, तो आर्टिकल नंबर 23, आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अंडर फंडामेंटल राइट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोवाइडेड फ्रीडम ऑफ फेथ एंड वर्शिप। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग दिस? तो स्टेटमेंट है, a person may choose any religion or may choose not to follow any religion, क्योंकि एक हम लोग खुद से चूज कर सकते हैं हम लोग को किस धर्म को मानना है किस धर्म को नहीं मानना है, तो आंसर विल बी ए सही है। सेकंड देखते हैं, इट प्रोवाइड्स द फ्रीडम टू प्रोफेस फॉलो एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन, ये भी सही है। इट इनहिबिट्स द गवर्नमेंट टू इंटरफेयर इन एनी रिलीजियस मैटर, गलत। थर्ड इज नॉट द करेक्ट, सो आंसर विल बी 1 and 2 ओनली, मतलब ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, consider the following statement. In a direct democracy, people of a country elect their representatives to legislate, and second, India is a direct democracy. So आपको बताना है which of the above statements are correct. तो मैं आपको बता दूं यहां पे दोनों स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि डायरेक्ट डेमोक्रेसी में हम लोग रिप्रेजेंटेटिव नहीं चूज करते हैं, वी विल ओनली पार्टिसिपेट इन द डे टू डे डिसीजन मेकिंग। और इंडिया में तो आपको पता है कि हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को सेलेक्ट करते हैं, दैट मीन्स इंडिया इज अ इनडायरेक्टिव डेमोक्रेसी। सो योर आंसर विल बी नीदर 1 नॉट 2। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया एडॉप्टेड द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम ऑफ इलेक्शन, सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग एफपीटीपी सिस्टम? तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि एफपीटीपी और पीआर दैट इज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव में डिफरेंस क्या होता है। एफपीटीपी में ना हम लोग एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक ही रिप्रेजेंटेटिव को सेलेक्ट कर सकते हैं, वोटर्स वोट फॉर अ कैंडिडेट, ठीक है। अ पार्टी में गेट मोर सीट्स देन द वोट इन द लेजिस्लेचर, और जो कैंडिडेट जीतेंगे उसको जरूरी नहीं है कि उनको मेजोरिटी वोट ही मिलेगा, दैट इज 50% प्लस 1 वोट ही मिले, ये जरूरी नहीं है, जो कि पीआर में जरूरी है, ठीक है। अब देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या। पहला स्टेटमेंट है, वोटर्स वोट फॉर अ कैंडिडेट रेदर देन अ पार्टी, सही है, ये एफपीटीपी का है। कैंडिडेट हु विन मे नॉट गेट द मेजोरिटी वोट, दैट इज ऑल्सो करेक्ट फॉर एफपीटीपी। मोर देन 1 रिप्रेजेंटेटिव मे बी इलेक्टेड फ्रॉम 1 कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये गलत है, दिस इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एफपीटीपी। एंड द लास्ट इज every party get a seat in legislature in proportion to the percentage of votes, गलत, ये तो proportional representative को बताती है, तो here answer will be 1 and 2, means option number D. Next is question number 18, which of the following was the first chief election commissioner of India? Factual question है, answer will be Sukumar Sen, option B. 19, which of the following bodies decide that which of the constituency in India will be reserved constituencies? तो ये कौन डिसाइड करेगा? डिलिमिटेशन कमीशन। हम लोगों ने एक लाइन बहुत ही अच्छे से नोट करके नोट्स में दिए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में देखते हैं, बिफोर द फर्स्ट लेजिस्लेचर वाज इलेक्टेड इन इंडिया बाय जनरल इलेक्शन ऑफ 1951 एंड 52, विच बॉडी एक्टेड एज द लेजिस्लेचर फॉर इंडिया? ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको आंसर पता होना चाहिए, योर आंसर विल बी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21, consider the following statement regarding the citizenship in India. First, the Constitution of India provides for single
citizenship to all, and no amendments regarding this can be made whatsoever. Second is amendments related to citizenship in India can be made only after consulting half of the state. And the third, in India, no discrimination is allowed in matters related to awarding citizenship. तो ये सारे स्टेटमेंट्स सिटीजनशिप के दिए गए हैं. क्या ये सही है? चूज द करेक्ट ऑप्शन कि कौन से सही है. तो आंसर विल बी नन ऑफ द अबव, क्योंकि ये सारे के सारे गलत है. एनी अमेंडमेंट्स रिलेटेड टू सिटीजनशिप कैन बी मेड थ्रू सिंपल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट. ठीक है. और नो डिस्क्रिमिनेशन इन मेड बिटवीन देम एक्सेप्ट इन फ्यू केस लाइक ट्राइबल एरियाज, जम्मू कश्मीर एंड सो ऑन. और याद रखिएगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल एंड it has dual polity, center and state, but it provides for only a single citizenship, that is the Indian citizenship. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं. The idea of single citizenship is borrowed from which of the following? Sources बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिए हैं, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से क्या लिए हैं. तो यहां पे है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन. तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिए हैं हम लोग? फंडामेंटल राइट्स लिए हैं, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी लिए हैं, जुडिशियल रिव्यू लिए हैं, इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जजेस, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ये सब अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं. ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिए हैं? पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, रेट्स, ये सब हम लोग ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं. और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से क्या लिए थे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से हम लोग लिए थे फेडरल स्कीम, ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशियरी, पब्लिक सर्विस कमीशन, इमरजेंसी प्रोविजन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल. तो ये याद रखिएगा. तो हियर आंसर विल बी, बताइए, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन. ओके. सो क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स आर एंजॉयड ओनली बाय द सिटीजन्स ऑफ इंडिया? पहला, राइट टू वोट इन इलेक्शन टू द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, राइट टू होल्ड द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, right to contest for the membership of the parliament in the state legislature, या right to protection against arrest and detention. तो which of the following rights are enjoyed only by the citizens of India? याद रखिएगा, only. हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन मतलब हमने संविधान में दो चीज लिखा गया है. पहला फॉर सिटीजन्स ऑफ इंडिया एंड दूसरा फॉर एलियंस. मतलब एक्सेप्ट इंडियंस हम लोग बाकी को एलियंस कंसीडर करते हैं. तो यहां पर आंसर होने चाहिए 1, 2 एंड 3. ये तीनों इंडियन सिटीजन्स के लिए ही बनाए गए हैं. कोई फॉरेनर आके प्रेसिडेंट के ऑफिस को होल्ड नहीं कर सकता है, कोई इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, और मेंबर्स के लिए भी वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है एक्सेप्ट दैट एंग्लो इंडियंस, बट दैट इज ऑल्सो सिटीजन्स ऑफ इंडिया. ठीक है. तो आंसर विल बी बी 1, 2 एंड 3. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 24. कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग द रिसेंटली प्रपोज्ड सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2016. पहला स्टेटमेंट है, द बिल अमेंड्स द सिटीजनशिप एक्ट 1955 टू मेक ऑल इलीगल माइग्रेंट्स फ्रॉम अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान एलिजिबल फॉर सिटीजनशिप. देखिए ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यहां पे ऑल इलीगल माइग्रेंट्स मेंशन किया गया है. नहीं, ऑल के लिए नहीं किया गया था. द इलीगल माइग्रेंट्स हु आर हिंदूज, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन्स, पारसीज एंड क्रिश्चियंस. ये याद रखिएगा. तो ऑप्शन 1 गलत हो गया. सेकेंड स्टेटमेंट है, द बिल रिलैक्सेस द रिक्वायरमेंट ऑफ सिटीजनशिप by naturalization from 11 years to 6 years for persons belonging to the above mentioned 3 countries. ये सही है. थर्ड है, the bill aims to merge the person of Indian origin card and overseas citizens of Indian card scheme into a single scheme. नहीं, ये यहां पे मेंशन नहीं किया गया था. भले इस स्कीम में बताया गया था कि the bill provide that the registration of overseas citizens of India card holders may be cancelled if they violate any law. ये बोला गया था. तो ऑप्शन नंबर 2, सिर्फ 2 स्टेटमेंट सही है, मतलब ऑप्शन नंबर 3 विल बी आंसर, 2 ओनली. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 26. हु ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी इन इंडिया फॉर अवॉर्डिंग सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन? तो यहां पर आंसर होगा होम मिनिस्ट्री. प्रेसिडेंट मत मारिएगा, होम मिनिस्ट्री विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं. बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग सिटीजन्स ऑफ इंडिया, द पीपल ऑफ इंडिया एंजॉय विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स? पॉलिटिकल राइट्स ओनली, सिविल राइट्स ओनली, या बोथ? आंसर विल बी बोथ. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन 28. ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टेंसेस अ पर्सन लूजेस हिज सिटीजनशिप बाय टर्मिनेशन? 1. When he make a declaration renouncing his Indian citizenship to the central government, when he voluntarily acquired the citizenship of another country, when he has obtained the citizenship by fraud, or when he has shown disloyalty to the Constitution of India. तो क्वेश्चन में पूछा गया कि पर्सन when he lose his citizenship by termination,
तो बाय टर्मिनेशन तब होता है जब वो किसी और कंट्री की सिटीजनशिप को एक्वायर करता है। आंसर विल बी 2, बी होगा आंसर यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 29। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन स्टेट। तो मैं यहां पे स्टेटमेंट पढ़ने से पहले आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं। पहले क्या हुआ, बहुत सारे डिमांड आने लगे कि हम लोगों को डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स चाहिए अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज। तो 1948 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक लिंग्विस्टिक प्रोविजन कमीशन अपॉइंट किया, जिसके चेयरमैन थे एस.के. धर। ठीक है, तो उन्हें बोला कि आप इस बारे में आप सर्च कीजिए और आप बताइए कि ये सही है या गलत है। तो उन्होंने कहा कि हम लोग अलग अलग क्षेत्र में बांट सकते हैं, मतलब और छोटे छोटे स्टेट बना सकते हैं, बट ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वेंस। उन्होंने लिंग्विस्टिक फैक्टर को खारिज कर दिया। उसके बाद कांग्रेस ने 1948 में फिर से एक कमेटी बनाई, जेवीपी कमेटी। जेवीपी क्यों बोलते हैं? क्योंकि जे फॉर जवाहरलाल नेहरू, वी फॉर वल्लभ भाई पटेल एंड पी फॉर पट्टाभी सीतारमैया। और इन तीनों ने भी लिंग्विस्टिक फैक्टर को खारिज कर दिया। ठीक है, बट उसके बाद बहुत सारे ऐसे केसेस आए और कुछ हुआ था उस टाइम में, वो बहुत लंबी कहानी है कि उसके बाद आंध्र प्रदेश स्टेट को बनाया गया। और उसके बाद बहुत सारे स्टेट ने डिमांड करने लगे कि अगर आंध्र प्रदेश बन सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं। तो फिर से एक बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 1953 में एक कमेटी बनानी पड़ी और इस बार इसके चेयरमैन थे फैजल अली। और फैजल अली ने एक्सेप्ट किया कि लैंग्वेज विल बी द बेसिस फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, बट उन्होंने वन लैंग्वेज वन स्टेट की थ्योरी को खारिज कर दिया। ठीक है, तो चलिए अब स्टेटमेंट देखते हैं। आंध्र प्रदेश became the first state to be reorganized on the linguistic basis following the recommendation of फैजल अली कमीशन। देखिए ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि फैजल अली तो बाद में आई थी और आंध्र प्रदेश पहले बन गया था। ठीक है, सेकंड, धर कमीशन gave into the idea of reorganization of state on linguistic basis whereas JVP committee opposes this idea। नहीं, धर कमेटी एंड जेवीपी कमेटी दोनों ने इस आइडिया को अपोज किया था, तो टू स्टेटमेंट भी गलत है। थर्ड, द आइडिया ऑफ लिंग्विस्टिक and cultural homogeneity as the basis for reorganization was the outcome of Faisal Ali Commission. This is right. So answer will be C, 3 only. So question number 30. Suppose the parliament wants to create a new state by separating a territory from a particular state. Then which of the following becomes compulsory provision in going ahead with the procedure? First, a bill contemplating the formation of new state can be introduced in the parliament only with the prior recommendation of the president। बिल्कुल सही है। Second, the president has to refer the bill for the creation of new state to the state legislature concerned for expressing its views within a specific period। ये भी सही है। Third, parliament has to take permission of the state। नहीं, आपको स्टेट से परमिशन नहीं लेनी है बिफोर फ्रेमिंग अ बिल। तो ऑप्शन स्टेटमेंट 3 गलत है। आंसर विल बी 1 and 2 only, मींस सी। आपको बता दूं आर्टिकल नंबर 3 में ये प्रोविजन दिए गए हैं, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइज करते हैं पार्लियामेंट को कि वो एक नए स्टेट बना सकते हैं, किसी भी स्टेट के एरिया को डिक्रीज इंक्रीज कर सकते हैं, बाउंड्री चेंज कर सकते हैं, नाम चेंज कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल नंबर 3 में दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, हु ऑफ द फॉलोइंग इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट इन इंडिया। हेड ऑफ द स्टेट हम लोग प्रेसिडेंट को बोलते हैं, बट हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, in which of the following situation can a president use his power of discretion? Statement 1, to declare a national emergency in the country। नहीं, नेशनल इमरजेंसी अगर लगानी है then you should have a written approval of the cabinet। तो ऑप्शन 1 इज रॉन्ग। तो अगर वन स्टेटमेंट गलत है तो देखिए ए, सी और ऑल ऑफ द अबव कट गया, मतलब बचा बी, 2, 3 एंड 4। तो आपको एलिमिनेशन मेथड से भी कभी कभी आसानी से क्वेश्चन बनानी चाहिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 33, consider the following statement। Prime Minister allocates the rank and portfolios to the minister। And second, a person can become a minister even when he or she is not a member of parliament। यहाँ पे पहला स्टेटमेंट तो सही है, और दूसरे स्टेटमेंट के लिए मैं आपको बता दूं कि अगर कोई मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं विदाउट बीइंग एन एमपी, देन सच अ पर्सन हैज टू गेट इलेक्टेड टू द पार्लियामेंट विद इन 6 months। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होंगे ऑल ऑफ द अबव, बोथ 1 and 2। ठीक है, मतलब सी। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन 34, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, और अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इवन अगेंस्ट अ सिंगल मिनिस्टर लेड टू द रेजिग्नेशन ऑफ द इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यहां पे भी आंसर होंगे बोथ 1 and 2, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। Which of the following civil services are part of all India services?
इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस। तो यहां पे देखिए इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और इंडियन पुलिस सर्विस ये दोनों ऑल इंडिया सर्विसेज के पार्ट हैं। और थर्ड जो होते हैं वो होते हैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ये तीन ही सर्विसेज हैं जो अभी ऑल इंडिया सर्विसेज में आते हैं। तो आंसर विल बी 1 and 2 ए। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज। तो ऑल इंडिया सर्विसेज के क्या कैरेक्टर्स होते हैं? पहला, दे आर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट व्हाइल दे वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। बिल्कुल सही। स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट टेक एनी फॉर्म ऑफ डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट देम। गलत, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट उस पर एक्शन ले सकते हैं। तो आंसर विल बी 1 ओनली, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया हैव बाइकैमरल लेजिस्लेचर। जम्मू कश्मीर, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो यहां पर आंसर होंगे ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि यहां पे सबके पास बाइकैमरल लेजिस्लेचर है। हम लोगों ने बहुत ही अच्छी ट्रिक के साथ उस नोट्स पे प्रोवाइड किए हैं। आप नोट्स को जरूर पढ़ें, बार बार पढ़ें ताकि आपको अच्छे से याद होंगे। टोटल हम लोगों के पास जो स्टेट्स हैं जिसके पास बाइकैमरल लेजिस्लेचर है वो है आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38, राज्यसभा इज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट विच रिप्रेजेंट्स द स्टेट ऑफ इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग मेंबरशिप ऑफ राज्यसभा। पहला, मेंबर ऑफ राज्यसभा आर डायरेक्टली इलेक्टेड। गलत, मेंबर ऑफ राज्यसभा जो है वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। सेकंड, मेंबर ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड फॉर द टेन्योर ऑफ 5 years। ये भी गलत, क्योंकि मेंबर ऑफ राज्यसभा ही होते हैं जो कि इलेक्ट किए जाते हैं 6 साल के लिए। एंड द थर्ड इज एवरी स्टेट हैज इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा। नहीं, स्टेट विद लार्जर पॉपुलेशन गेट मोर रिप्रेजेंटेटिव देन द स्टेट विद स्मॉलर पॉपुलेशन। तो यहां पर आंसर हो गए नन ऑफ द अबव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर परफॉर्म बाय द लेजिस्लेचर ऑफ इंडिया। तो पहला है फाइनेंशियल फंक्शन, कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन, इलेक्टोरल फंक्शन, जुडिशियल फंक्शन। यस, यहां पे आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। सारे फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। द टर्म फेडरलिज्म रिफर्स टू व्हाट। प्रेजेंस ऑफ 2 हाउस ऑफ पार्लियामेंट, प्रेजेंस ऑफ अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट, प्रेजेंस ऑफ डुअल पॉलिटी इन अ कंट्री एट द सेंट्रल एंड स्टेट लेवल, प्रेजेंस ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इंडिया। तो आंसर क्या होगा? डुअल पॉलिटी इन अ कंट्री एट सेंट्रल एंड स्टेट लेवल। C will be the answer. That is called federalism. Question number 41 पे चलते हैं। In the constitution it is defined India, that is Bharat, as a union of state. What does this connote? It talks about the name of the country as well as the type of the Indian polity, or it reaffirms the idea of indestructible nature of Indian federation. तो यहां पे आंसर होगा both, और ये कहां पे है? आर्टिकल नंबर 1 पे डिफाइंड है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्राइज द टेरिटरी ऑफ इंडिया। टेरिटरीज ऑफ द स्टेट, ओनली दोस यूनियन टेरिटरी विच हैव लेजिस्लेटिव असेंबलीज, और द टेरिटरीज दैट मे बी एक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम। तो यहां पे करेक्ट जो आंसर है वो है 1 और 3। सेकेंड नंबर इज नॉट द करेक्ट, क्योंकि टेरिटरी ऑफ इंडिया में ओनली दोस यूनियन टेरिटरी नहीं आते हैं, सारे यूनियन टेरिटरी आते हैं। ठीक है, वेदर दे हैव द लेजिस्लेटिव असेंबली और नॉट। और ये भी आर्टिकल नंबर 1 पे डिफाइंड है। तो हियर आंसर विल बी बी, 1 and 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 43, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिलेशनशिप ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज विद द सेंटर। पहला स्टेटमेंट देखिए, द नेम्स एंड द टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ स्टेट आर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन व्हेयरएज द सेम इज नॉट ट्रू विद एन यूनियन टेरिटरी। गलत, आर्टिकल नंबर 1 में स्टेट, यूनियन टेरिटरी और टेरिटोरियल एक्सटेंट सब मेंशन्ड है फर्स्ट शेड्यूल में। तो ऑप्शन स्टेटमेंट 1 जो है वो गलत है। तो ऑप्शन देखिए, ए कट जाएगा, सी कट जाएगा एंड ऑल ऑफ द अबव कट जाएगा। तो यहां भी एलिमिनेशन मेथड से आंसर विल बी 2 and 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पहला, प्रीएम्बल वाज इनैक्टेड आफ्टर द रेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज ऑलरेडी मेड एज इट वाज कंसीडर्ड लेस इंपॉर्टेंट बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। गलत, ये सही है कि प्रीएम्बल को सबसे लास्ट में बनाया गया जब सारे कॉन्स्टिट्यूशन के बाकी सब पार्ट्स कंप्लीट थे, बट रीजन ये नहीं था। रीजन क्या था? द रीजन वाज to ensure that it was in conformity with the constitution as adopted by the constituent assembly। ठीक है। सेकंड देखिए, the preamble cannot be amended because it contains the fundamental feature of the Indian constitution। ये भी गलत है। अभी तक preamble को एक ही बार अमेंड किया गया, लेकिन अमेंड कर सकते हैं। कब किया गया था? 1976 में बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हम लोगों ने 3 नए वर्ड जोड़े थे, सेक्युलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी। ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट देखिए, preamble is of
great importance as it acts as the source of power to the legislature. गलत, हम लोग इसको पावर, सोर्स ऑफ पावर नहीं मानते हैं, तो यहां आंसर होगा नन ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 45 पे। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट्स द फीलिंग ऑफ फ्रैटर्निटी, मतलब भाईचारा की फीलिंग को, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स? सिंगल सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी या प्रियम्बल? तो यहाँ पे आंसर क्या होंगे? ऑल ऑफ द अबव। ये सारे प्रमोट करते हैं फीलिंग ऑफ फ्रैटर्निटी को, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। पॉलिटिकल इक्वलिटी इन इंडिया इज अचीव्ड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? पहला, नो पर्सन इज टू बी डिक्लेयर्ड इनएलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन इलेक्टोरल रोल्स ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजियस, रेस, कास्ट और सेक्स, सही है। सेकंड, इलेक्शंस टू द लोकसभा एंड द स्टेट असेंबलीज टू बी ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज, ठीक है, हम लोग पढ़े थे यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के बारे में, तो सेकंड नंबर भी सही है। एबोलाइजेशन ऑफ टाइटल, नहीं, ये गलत है क्योंकि ये पॉलिटिकल इक्वलिटी को नहीं बताता है। फोर्थ इज इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ये भी पॉलिटिकल इक्वलिटी का पार्ट नहीं है, तो आंसर विल बी 1 and 2 ओनली, ए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन्स द आइडिया ऑफ लिबर्टी इंसिडेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? लिबर्टी इज द एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट ऑन द एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल, सही है, मीन्स द एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट ऑन द एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल, क्योंकि यही लिबर्टी का असली मतलब होता है। लिबर्टी मीन्स लाइसेंस टू डू व्हाट वन लाइक्स, नहीं, ये गलत है। थर्ड, लिबर्टी कंसीव्स बाय द प्रियम्बल डज नॉट हैव एनी लिमिटेशन, हेंस इट इज एब्सोल्यूट बट नॉट क्वालिफाइड, मतलब ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, क्योंकि लिबर्टी का मतलब ही होता है कि आजादी, जब हम दूसरे के आजादी को हानि ना पहुंचाएं, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। द टर्म डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट कंप्राइजेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? पहला, सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिक जस्टिस, सोशल जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस एंड इकोनॉमिक जस्टिस, या नन ऑफ द अबव? तो जो हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है, ये टर्म में लाई करता है सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। और एक चीज बता दूं कि वो जो आइडिया जो ऑफ जस्टिस का आया था ना, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल का, ये कहां से हम लोग लिए हैं? रशियन रिवॉल्यूशन से लिए हैं, 1917 के रशियन रिवॉल्यूशन से, ठीक है। चलते क्वेश्चन नंबर 49 पे। इंडियन पॉलिटी इज कंसिडर्ड टू बी अ रिपब्लिक, व्हाट डज दिस कॉनोट? तो ये क्या बताता है? ये बताता है कि द हेड ऑफ द स्टेट इन इंडिया इज इलेक्टेड, यही हम लोग का है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। तभी तो हम लोग डेमोक्रेटिक पॉलिटिक को फॉलो करते हैं, ओके। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 50। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड टू बी द इंस्ट्रूमेंट ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी? तो आपने नोट्स में वो पढ़ा होगा कि 4 डिवाइस थे डायरेक्ट डेमोक्रेसी के, रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल और प्लेबिसाइड, तो यहां पे आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। तो इसी के साथ हम लोगों ने 50 प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट कंप्लीट कर लिए हैं। होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट गाइस फॉर योर प्रिपरेशन फॉर ईपीएफओ। इसी तरह प्रैक्टिस क्वेश्चन और स्टडी प्लान आते रहेंगे, आप बस इसे फॉलो कीजिए। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड कीप